संसद परिसर में इंडियन फॉरेन सर्विस के सभी ट्रेनिंग ऑफिसर, हमारे पड़ोसी देश भूटान के भी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारीगण, मैं आपका संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय विदेश सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, कठिन भी है, लेकिन एक व्यापक स्वरूप के साथ वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस सेवा का एक विशिष्ट स्थान है। जब आप ट्रेनिंग के बाद अलग अलग देशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उस समय आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका दायरा बहुत व्यापक होगा और जो कुछ भी आपने इस प्रशिक्षण अवधि के अंदर जो भी ट्रेनिंग की, उस प्रशिक्षण अवधि का लाभ भी आपको कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ भी मिलेगा। एक समय होता है जीवन के अंदर जब अध्ययन पर ही सारा ध्यान केंद्रित होता है। उस अध्ययन के बाद जब हम वास्तविक जिंदगी के अंदर जाते हैं तो हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई नए सेक्टर्स आते हैं, क्योंकि ये सेवा तो ऐसा है कि आप उस देश के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दुनिया के अंदर भारत की तस्वीर रखने का काम आप करेंगे। तो जितना आपका अनुभव होगा, जितना आपका प्रेजेंटेशन व्यापक होगा, उतने ही भारत के बारे में एक अच्छी धारणा बनेगी। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े देश हैं, तो हमें हमारी विरासत को भी, हमारे ऐतिहासिक पलों को भी हमें समझना पड़ेगा। इतिहास आपने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, विरासत के कुछ घटनाओं को भी आपने किताबों में पढ़ा होगा। हम दुनिया के डेमोक्रेटिक देश केवल इसलिए नहीं हैं कि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। आप जितने भी देश के अध्ययन करोगे, आपको लगेगा कि जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और आजादी के बाद भारत की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ। दुनिया के बहुत कम देश होंगे जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी अशिक्षित थी कि जब आजाद हुए थे तो हमने जब संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, सबको मताधिकार का अधिकार दिया, उस समय भी दुनिया के बहुत सारे जो विकसित देश हैं उनमें भी लिंग के आधार पर मतों का अधिकार नहीं किया था। लेकिन हमने कहा कि
हर व्यक्ति को जो वयस्क है, जो मतदान की योग्यता रखता उम्र के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न शिक्षा के आधार पर, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और 1952 का पहला इलेक्शन और आप 2009 की इलेक्शन को देखेंगे तो लगातार एक अध्ययन करेंगे कि आपका मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जो जो मतदाताओं में जागरूकता पहुंची, वो मतदान का प्रतिशत बढ़ता गया। तो हम कभी देश में जाएंगे, हम कहेंगे हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है। स्ट्रांग होने के क्या कारण है कि 1952 में ये मतदान था, लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ना, ये हमारा डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का विश्वास पर। दूसरा विषय कि भारत में लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना, चुनाव प्रक्रियाओं पर सवाल नहीं उठना, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप कई देश जाएंगे, कई की पॉपुलेशन 1 मिलियन होगी, कई की 2 मिलियन होगी, कई की 10 मिलियन होगी। जब पॉपुलेशन की आप चर्चा करेंगे, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हम भी जब विदेश में जाते हैं तो बड़े बड़े देश की पॉपुलेशन भी हमसे 1/4 से भी कम है। वहां भी कभी न कभी चुनाव पर सवाल उठे, कभी सैनिक शासन आए, कई अन्य शासन आए, लगातार 75 वर्ष तक डेमोक्रेटिक सिस्टम से शासन चले, सत्ताओं का परिवर्तन हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे पंचायत में हो। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम पंचायत से लेकर दिल्ली तक हर चीज में मतदान से है, और मतदान के बाद सबको अपनी अपनी संस्थाएं हैं, उनको अपनापन रेखांकित है। पंचायत का क्या काम होना है, विधानसभा का क्या काम होना है, नगर निगम का क्या होना है, पार्लियामेंट में क्या होना है। संविधान बनाते समय वो कितने विद्वान लोग होंगे जिन्होंने दुनिया का संविधान अध्ययन किया, लेकिन अपने विजन से संविधान को बनाया। आज भी भारत का संविधान दुनिया के कई बड़े देशों के संविधानों से सर्वश्रेष्ठ ही है, मार्गदर्शक भी है, और उस पर हमारा सारा सिस्टम जितना भी है, हम संविधान से चलते हैं। ये एक विशेषता रही। संविधान में संशोधन हुए हैं, आवश्यकता के अनुसार हुए हैं। वो संविधान सभा की डिबेट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हर संविधान पर कितनी डिबेट हुई, कितनी व्यापक चर्चा हुई, लेकिन सर्वसम्मति से संविधान बना। समय ये था कि परिस्थितियों के अनुसार फ्लेक्सिबल होगा, और इसलिए 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन हुए। लेकिन हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन कर पाए लगातार, और सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। जो इतने बड़े देश के अंदर लोगों को लगता था कि कैसे भारत सर्वाइवर कर पाएगा, उस समय जब 1947 की आजादी के बाद जब विश्व के देशों के कमेंट्स आप देखेंगे, आपको लगता था, अधिकतम देशों का मानना था कि जो संविधान बना है या जिस तरीके की चुनाव पद्धतियां अपनाइए, संभव नहीं भारत लंबे समय तक चल पाएगा। हमने साबित किया, हमने चर्चा, डिबेट, संवाद से देश में परिवर्तन किए, कानून बनाए, कानूनों पे भी व्यापक चर्चा, संवाद हुए। हम कानूनों के अंदर जब जब भी आवश्यक हुए परिवर्तन किए। हमने कानून को रिपील भी किया।
नए कानून भी बनाए, पुराने जो प्रचलित कानून थे उन कानूनों को आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदला भी सही। ये सारे डेमोक्रेसी के चीजों को आपको समझना, अध्ययन करना, ये आपके हमेशा वहां पर जब कभी आप जाएंगे तो चर्चा में रहेंगे कि भारत डेमोक्रेटिक क्यों है, डेमोक्रेटिक हमारी विचारधारा में है, हमारी धारणा में है। तो इतिहास पढ़ेंगे कि भारत शुरू से गांव से लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक बना हुआ था। गांव में पंचायत होती थी, 5 लोग बैठ के थे, पंच होते थे, निर्णय करते थे, कोर्ट नहीं हुआ करती, थाने नहीं हुए करते थे, गांव लोग मानते थे। ये हमारी हमेशा हमारी विचारधारा में रही है, हमारी कार्य प्रणाली में रहा है। ये जैसे अपने आप बिल्ड होता है वैसे ही लोकतंत्र हमारी परम दैनिक जीवन के अंदर है। जब कभी घर में भी विवाद होता है तो हम 5 लोग बैठकर चर्चा करते हैं, जो फैसला हो फिर उसको सम्मानते हैं। तो हमें डेमोक्रेटिक को समझना, और डेमोक्रेटिक में चर्चा, संवाद, डिबेट, उससे परिवर्तन हुआ। और 75 वर्ष के अंदर आज भारत जिस वैश्विक मंच पर आज नेतृत्व कर रहा है, आज दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उसको बनाने का काम भारत कर रहा है। हमने कई सारे ऐसे परिवर्तन किए जो दुनिया उसको मानने लगी है। इसलिए वैश्विक मंचों पर बहुत कठिन होता है। सब देशों की अपनी अपनी स्वायत्तता होती है, भौगोलिक स्थितियां होती है, संस्कृति होती है, धर्म होता है, विचारधाराएं होती है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि भारत वैश्विक मंचों पर आज मजबूत हुआ है। हमारी इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर, हमारी सोशल पॉलिसीज के अंदर, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी जनसंख्या अनपढ़ थी, आज हमारी नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है कि दुनिया के अंदर बेस्ट डॉक्टर होंगे तो भारत के होंगे, इंजीनियर होंगे तो भारत होगा। आईटी के अंदर जापान जैसे देश में जाओगे तो आप लोगों को लगेगा वहां आईटी सेक्टर के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और हम मानव संसाधन को सर्वश्रेष्ठ करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन यही है कि हम किस तरीके से हमारे मानव संसाधन को श्रेष्ठ बनाएं, ताकि देश में भी उसका कंट्रीब्यूशन हो, इंटरनेशनल स्तर पर भी कंट्रीब्यूशन हो। जो वर्तमान और जो आने वाली भविष्य की जो चुनौतियां हैं, उसके समाधान में इतनी बड़ी आबादी, आर्थिक रूप से इतने आज इतने स्ट्रांग नहीं थे, हमने फिर भी उन पॉलिसीज को अपनाया, उन नीतियों को अपनाया। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात, ग्रीन एनर्जी की बात करो, क्लीन एनर्जी की बात कर लो, सोलर की बात करो, आज दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का विषय बहुत लंबा है। हर देश में जाओगे तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत पहले विकसित देशों ने चिंता की थी, लेकिन उन चिंता को एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था। भारत ने इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, हमारी आर्थिक, हमारी भौगोलिक स्थिति के बाद भी, हमने उसको अपनाया भी सही और उसमें मेजर रूप से परिवर्तन किया। तो 2-3 विषय जो विश्व के अंदर आपको हमेशा भारत के प्रति आकर्षित करने वाले लगेंगे। उसमें आपको ये पर्यावरण भी, क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा विषय है। जो हम जाते हैं कहीं भी तो ये विषय चर्चा का विषय है। लेकिन आजकल जो डेवलपमेंट कंट्रीज है वो क्लाइमेट चेंज की चर्चा नहीं करती, क्योंकि उनके जो एग्रीमेंट थे, उनके जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंटों को पूरा नहीं किया, तो वो चर्चा नहीं करती। लेकिन जो भारत जैसे देश क्लाइमेट चेंज की चर्चा करते हैं। तो 3-4 विषय आपके जीवन में रहे कि डेमोक्रेटिक रूप से
हम डेमोक्रेसी देश हैं। आपको ऐसे देश भी लगेंगे जहां डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को किस चेहरा बना रखा है। तो दुनिया में यह साबित हुआ कि डेमोक्रेसी शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसमें कोई बहुत ज्यादा डबल मत नहीं है दुनिया के देशों के अंदर, और उसमें भारत की डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रोंग है। उसके लिए आपको यहां पर आप डेमोक्रेसी के इस मंदिर में आए हैं तो आपको अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण का पर्याप्त अवसर मिलेगा, तो आप ठीक से इंटरनेशनल स्तर पर अपने विषयों को रख सकेंगे। जिन जिन विषयों के अंदर भारत में नए परिवर्तन किए हैं उन विषयों को आप देखेंगे। आज दुनिया के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन का बड़ा हब भारत बन रहा है। दुनिया के देश को कोई देश में वो अनुकूलता या यहाँ पर मेन पावर या बाजार, उस सारी दृष्टि से देखेंगे तो भारत नजर आता है। इसमें भी भारत ने काफी कदम बढ़ाए। G20 का आप अनुभव करेंगे कि G20 अन्य देशों में भी G20 हुए, लेकिन किस तरीके भारत ने G20 के अंदर अधिकतम राज्यों को, अधिकतम सेक्टरों को कवर किया ताकि उस डिबेट डिस्कशन से जो निर्णय निकले वह वैश्विक मंचों पर समान रूप से लागू हों, ताकि वैश्विक रूप में परिवर्तन हो। इसलिए हम उस संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति का हमने नारा दिया कि वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। हमने विश्व को एक परिवार माना है, एक परिवार, एक पृथ्वी। और हमने ये नारा इसलिए दिया कि आप देखेंगे कि कोई देश इस तरीके का नारा नहीं दे सकता जो कि वन अर्थ है, वन फैमिली है और वन फ्यूचर है। कोई देश का चिंतन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने केवल भारत नहीं, हमने दुनिया को साथ लेकर सब साथ मिलकर चलेंगे, सहयोगी के रूप में चलेंगे तो ही परिवर्तन। ये हमारी संस्कृति है, इसकी बड़ी पहचान दुनिया के अंदर बनती जा रही है कि भारत का विजन जो है वो दुनिया के साथ लेकर चलना है। अन्य कई सेक्टर हैं जो डिफेंस सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर। आप हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी की दवाएं, सबसे सस्ती दवाइयां भारत की है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर तो भारत की दवाइयां जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमें भारत। और टूरिज्म में भी देखोगे तो टूरिज्म के साथ मेडिकल टूरिज्म के अंदर भी इलाज कराने, विकसित देश के लोग भी इलाज कराने भारत आते हैं। सस्ता इलाज और बेहतर इलाज, ऐसे कई सारी विशेषताएं। हम भी जितने देशों में गए हमें अलग अलग चीजों में भारत की तरफ लोगों का आकर्षण देखा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी विदेश सेवा के अधिकारी होंगे तो वैश्विक मंच पर प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखेंगे, और जो वैश्विक स्तर पर अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखता है उस देश के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। और हम धरातल की बात रख रहे हैं, इसलिए आज भारत की वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बनी है, अलग शक्ति बनी है, और हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भारत में है। हमारी पॉलिसीज के कारण, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण, हमारे नौजवानों के कारण, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के कारण, ये कई कारण है जिसके कारण आज भारत नेतृत्व कर रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भारत करे। दुनिया की लोगों की अपेक्षाएं भारत से हो और भारत
सबकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की शक्ति हो, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। यही हम सब देखना चाहते हैं। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।